हेलो स्टूडेंट। आज हम इकोनॉमिक्स की सेकेंड बुक इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को स्टार्ट करेंगे। इसका चैप्टर 1 आज हम पढ़ेंगे। चैप्टर 1 है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। मीन्स इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारी इंडियन इकोनॉमी कैसी थी, उसकी क्या पोजीशन थी, वो सब इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं। जो डिफरेंट सेक्टर्स, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर एंड ट्रेड, उन सारे सेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे कि हमारी इकोनॉमी की कंडीशन उस टाइम इन सेक्टर्स की कैसी थी। फर्स्ट इज कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी अंडर द ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल के अंदर जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था इंडियन इकोनॉमी का, वो एक्सप्लॉयटेशन डिफरेंट सेक्टर्स का हम पढ़ेंगे। इसमें 3 सेक्टर्स आते हैं: कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर, colonial exploitation of industrial sector and colonial exploitation of international trade। colonial exploitation इसलिए कहा जाता है बिकॉज जो ब्रिटिश रूलर्स थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश इकोनॉमी थी, उसने हमारी इंडियन इकोनॉमी को एक्सप्लॉइट करके खुद को बेनिफिट किया था, तो उसे colonial exploitation कहते हैं। कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर। फर्स्ट थिंग आती है कि एग्रीकल्चरल सेक्टर को किस तरीके से एक्सप्लॉयट किया था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने। तो इसके अंदर पहली चीज आती है, एग्रीकल्चर को एक्सप्लॉयट किया था जमींदारी सिस्टम स्टार्ट करके। लैंड रेवेन्यू का जमींदारी सिस्टम स्टार्ट किया गया था, ब्रिटिशर्स ने इसे स्टार्ट किया था। इसके अंदर क्या होता था, जो जमींदार थे उन जमींदारों को सॉइल का ऑनर डिक्लेयर कर दिया था, और जो फार्मर्स थे जिनको हम कहते हैं टिलर्स ऑफ द सॉइल और एक्चुअल कल्टीवेटर्स, उनको कुछ बहुत ही रेयर अमाउंट, बहुत ही छोटा अमाउंट दिया जाता था सर्वाइवल के लिए। तो जो जमींदार थे और जो फार्मर्स थे उनके बीच में एक गैप कर दिया था, उन दोनों में डिफरेंस क्रिएट कर दिया था। और जो जमींदार थे उनको जो लैंड रेवेन्यू मिलता था, जो इनकम मिलती थी, लैंड इनकम मिलती थी, उस इनकम में से एक फिक्स्ड अमाउंट जमींदार को गवर्नमेंट को देना होता था, ब्रिटिश गवर्नमेंट को देना होता था। और जो फार्मर्स होते थे उन्हें बहुत ही कम अमाउंट दिया जाता था सर्वाइवल के लिए। उनके पास कुछ भी सरप्लस अमाउंट नहीं बचता था कि वो एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट कर सके। और जमींदार जो थे वो बहुत ही अच्छी लग्जरियस लाइफ जीते थे, और उनके वो बहुत ही कम या ना के बराबर अमाउंट एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट के लिए यूज करते थे। कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर इंडिया का सबसे ज़्यादा जाना जाता था हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के लिए। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को बहुत अच्छी रेपुटेशन मिली हुई थी, वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन मिली हुई थी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को, बिकॉज इसकी वैरायटी की वजह से और इसकी क्वालिटी की वजह से। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था। फॉरेन डिमांड जो हमारे हैंडीक्राफ्ट चीज़ों की थी उसे डिस्ट्रॉय कर दिया था, उसके एक्सपोर्ट पे टैक्सेस लगाकर। और जो डोमेस्टिक डिमांड थी, मीन्स कंट्री के अंदर जो डिमांड थी, उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। अपने ब्रिटिश जो गुड्स थे उनको हमारी कंट्री में लाकर विदाउट एनी हैवी टैक्सेस और विदाउट एनी टैक्सेस उन्हें हमारी कंट्री के अंदर ला दिया, जिससे कि उनकी डिमांड क्रिएट हो गई, बिकॉज वो लो कॉस्ट पे अवेलेबल हो गई। नेक्स्ट इज कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड को भी काफी हद तक एक्सप्लॉइट किया। किस तरीके से एक्सप्लॉइट किया? थ्रू डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। ऐसी पॉलिसी अपनाई गई, ऐसी टैक्सेस की टैरिफ की पॉलिसी अपनाई गई जो डिस्क्रिमिनेटरी थी, मतलब उसमें भेदभाव किया गया। जो इंडियन रॉ मटेरियल था वो बाहर भेजा जाने लग गया, ब्रिटेन भेजा जाने लग गया, और उसके एक्सपोर्ट पे कोई भी टैक्सेस नहीं थे। मतलब हमारा जो रॉ मटेरियल था वो ब्रिटिशर्स अपने इंडस्ट्रीज के लिए यूज करने लगे। और दूसरी चीज, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ ब्रिटिश गुड। बाहर जो ब्रिटिश के जो गुड्स थे वो वहां से इंपोर्ट होने लगे और उनके ऊपर कोई भी टैक्सेस नहीं लगाया गया, और इंडियन मार्केट के ऊपर ब्रिटिश गुड्स बहुत ज्यादा हद तक उनकी डिमांड को एक्सपैंड कर दिया गया। फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के टाइम पे इंडियन इकोनॉमी की जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे या फीचर्स थे वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। जिसमें फर्स्ट आता है स्टेगनेंट इकोनॉमी, सेकंड बैकवर्ड इकोनॉमी, थर्ड एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस, फोर्थ इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस,
Fifth, rampant poverty. Sixth, poor infrastructure. 7, heavy duty dependence on imports. 8, limited urbanization. 9, semi-feudal economy. And 10, colonial economy. ये सारे के सारे पॉइंट्स, ये सारे के सारे फीचर्स हम वन बाय वन अब डिस्कस करेंगे कि इनके अंदर क्या क्या आता है। फर्स्ट इज स्टैग्नेंट इकोनॉमी। स्टैग्नेंट इकोनॉमी का मतलब होता है कि ऐसी इकोनॉमी जिसके अंदर जिसकी इनकम बहुत कम या बिल्कुल भी ग्रो नहीं होती है, उसे स्टैग्नेंट इकोनॉमी कहते हैं। बिकॉज ऑफ दिस बहुत सारे लोग, इंडियन पॉपुलेशन, बहुत सारी पॉपुलेशन पॉवर्टी के अंदर रहने लगी। हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था वो बहुत ही लो था और बहुत सारी डिजीज, एपिडेमिक्स मीन्स ऐसी डिजीजेस जो बहुत सारे लोगों को एक साथ इफेक्ट करती है। एंड स्टार्वेशन की प्रॉब्लम्स आने लगी, मीन्स लोगों के पास ना ही इनफ फूड था और बहुत सारी डिजीजेस से उनको सामना करना पड़ा। Second is backward economy. At the time of independence, Indian economy is backward. Backward means the economy where per capita income is very low. तो हमारे इंडियन इकोनॉमी का पर कैपिटा इनकम बहुत लो था। पर कैपिटा इनकम मीन्स इन 1 ईयर पर पर्सन, एक एवरेज निकाला जाता है कि एवरेज इनकम लोगों की कितनी है। तो 1947 to 48 इस ईयर में हमारी कंट्री की पर कैपिटा इनकम जस्ट 230 रुपीज थी। तो एक एवरेज अगर निकाला जाए तो 230 रुपीज, तो ये बहुत ही कम अमाउंट था, बहुत ही लेस अमाउंट था इनकम का। थर्ड इज एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस। हमारी कंट्री के अंदर मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थी। मेन हमारा जो काम था वो एग्रीकल्चर से ही चलता था और वो भी काफ़ी पिछड़ा हुआ हो रखा था उस टाइम पे। पॉपुलेशन जो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थी वो 72% थी, बट एग्रीकल्चर से जीडीपी पे कंट्रीब्यूशन जो था एग्रीकल्चरल इनकम से 50% ही था। बिकॉज हमारी कंट्री के अंदर एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बहुत लो हो गई थी, प्रोडक्शन बहुत लो हो गया था, प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो गई थी। प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कि पर हेक्टेयर आउटपुट कितना हो। तो वीट का पर हेक्टेयर आउटपुट था उस टाइम पे 660 किलोग्राम और राइस का 710 किलोग्राम, जो कि बहुत कम था पर हेक्टेयर के हिसाब से अगर देखा जाए तो। देन फूड ग्रेन प्रोडक्शन भी लोगों के लिए इनफ नहीं पड़ रहा था, लोगों के सर्वाइवल के लिए इनफ नहीं पड़ रहा था। मार्केट में बेचने की तो बहुत दूर की बात है कि इनकम कमाने की तो दूर की बात है, लोगों के लिए वो उनके सर्वाइवल के लिए ही इनफ नहीं पड़ रहा था। तो ये जो रिकॉर्ड किया गया था उस ईयर में 1947 to 48 में 527 लाख टन रिकॉर्ड किया गया था, जो कि बहुत कम था। फोर्थ इज इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस। इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस थी बहुत, हमारी इंडस्ट्रीज भी काफी पिछड़ गई थी। जो इंडस्ट्रीज थी बेसिक, जो इंडस्ट्रीज या हैवी इंडस्ट्रीज जो है बेसिक चीज़ों की जो इंडस्ट्रीज हो गई या हैवी इंडस्ट्रीज थी वो बहुत कम थी। मशीन्स का जो प्रोडक्शन था वो नेग्लिजिबल था, बहुत कम, ना के बराबर। स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्री एकदम खत्म कर दी गई थी, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने उनको काफ़ी एक्सप्लॉइट किया था, उनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं बचा था। देन इंडियन इंडस्ट्रीज जो थी वो इंपोर्ट करती थी फिक्स्ड गुड्स, या फिर आप कह सकते हो कि जो कैपिटल गुड्स थे वो ब्रिटेन से इंपोर्ट होते थे। तो क्योंकि जो भी रिक्वायरमेंट होती थी वो हमारी कंट्री से फुलफिल नहीं हो पाती थी, हैवी इंडस्ट्रीज यहाँ पे नहीं थी, मशीनरीज वगैरह हम बाहर से ही लेते थे। तो इंडस्ट्रीज को अगर कोई भी फिक्स्ड सेट्स चाहिए होते थे तो वो बाहर से इंपोर्ट करने पड़ते थे, जो कि हमारी कंट्री के लिए काफ़ी हार्मफुल सिद्ध होते थे, क्योंकि हमें उसके लिए हैवी अमाउंट पे करना पड़ता। नेक्स्ट इज रैम्पेंट पॉवर्टी। रैम्पेंट पॉवर्टी मीन्स वाइड स्प्रेड पॉवर्टी। बहुत सारे लोग पुअर थे हमारी कंट्री के अंदर। मोस्ट ऑफ पीपल को 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलती थी, 2 टाइम का खाना भी प्रॉपर नहीं मिल पाता था। प्रॉपर फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग जो बेसिक नीड्स होती हैं उसकी भी कमी थी, लोग उसको भी फुलफिल नहीं कर पा रहे थे। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, इलिटरेसी बहुत ज़्यादा फैली हुई थी, इस वजह से पॉवर्टी भी ज़्यादा इंक्रीज हो रही थी।
देन आता है पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। 1948 में हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर था एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, 47-48 वाली जो ईयर थी उसके अंदर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत लो था, मींस बहुत ज्यादा उसकी कंडीशन खराब थी। इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है हमारा कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, जनरेशन ऑफ पावर, जनरेशन ऑफ एनर्जी, ये सारी चीजें। तो हमारी जो रोड हो गई, ये सारी चीजें जो थी वो काफी खराब हालत में थी। पावर जनरेशन कैपेसिटी हमारी 1948 में 2100 मेगावाट ही थी। रेलवे लाइंस की लेंथ अगर देखी जाए तो 53,596 किलोमीटर थी और पक्का रोड कवरेज भी 155,000 किलोमीटर ही था, तो जो कि हमारी कंट्री के अंदर बहुत कम था और इसको इंक्रीज करने की जरूरत थी, बट हमारी कंडीशन काफी ज्यादा पुअर थी उस टाइम। नेक्स्ट आता है हैवी डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट्स। इंपोर्ट्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे हमारी कंट्री। बाहर से हमें बहुत सारा सामान, बहुत सारे इक्विपमेंट बाहर से हमें खरीदने पड़ते थे, क्योंकि हमारी कंट्री के अंदर उन चीज़ों की प्रॉपर इंडस्ट्रीज नहीं थी, हमारे पास प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं थे, तो इंपोर्ट्स के ऊपर हम डिपेंडेंट थे। मेनली जो प्रोडक्शन इक्विपमेंट जो हमारी इंडस्ट्रीज को चाहिए होते थे, मशीनरी हो गई और कोई फिक्स्ड एसेट हो गए, वो सारी चीजें। डिफेंस इक्विपमेंट जो हमारी कंट्री के आर्म्ड फोर्सेस हैं, उनको जो भी डिफेंस के लिए जो भी इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ती थी, वेपन्स की जरूरत पड़ती थी, वो सारे हम बाहर से इंपोर्ट करते थे। और उसके अलावा कुछ कंज्यूमर गुड्स भी ऐसे थे जो हम बाहर से इंपोर्ट करते थे, जैसे कि सिविंग मशीन्स, मेडिसिन, केरोसिन ऑयल, बाइसिकल्स एक्सेट्रा। जो ये सारी चीजें हैं, ये भी हमें बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ती थी। नेक्स्ट इज लिमिटेड अर्बनाइजेशन। हमारे कंट्री के अंदर अर्बनाइजेशन भी लिमिटेड था, जो हमारी, क्योंकि हमारी मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन रूरल एरियाज में रहती है, तो 1948 के अंदर भी हमारी जो अर्बन पॉपुलेशन थी वो बहुत ही कम लोग अर्बन एरियाज में रह रहे थे। 14% अर्बन पॉपुलेशन थी और रूरल पॉपुलेशन हमारी 86% थी। रूरल पॉपुलेशन 86% थी, दैट मीन्स जो रूरल एरिया में लोग रहते थे उनके पास एग्रीकल्चर के अलावा बाकी अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, ना के बराबर अपॉर्चुनिटीज थी, तो वो एग्रीकल्चर से ही घिरे हुए थे और इसकी वजह से हमारी पॉवर्टी और ज्यादा इंक्रीज ही हो रही थी। अर्बन एरियाज में अपॉर्चुनिटीज, जो जॉब अपॉर्चुनिटीज होती हैं वो ज्यादा होती हैं, तो हमारी पॉपुलेशन ओनली 14% ही ऐसी थी जो अर्बन एरियाज में रह रही थी। नेक्स्ट आता है सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। सेमी फ्यूडल इकोनॉमी थी हमारे इंडिपेंडेंस के टाइम पे। हमारी इकोनॉमी ना तो होली फ्यूडल इकोनॉमी थी, ना ही कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थी, दैट इज डिपेंडेंट ऑन कैपिटल, और कैपिटल की भी हमारे पास पूरी भरमार नहीं थी। और फ्यूडलिस्टिक मीन्स कि जो कुछ सम पीपल जो हायर रैंक के पीपल होते हैं उनका हमारे ऊपर कंट्रोल हो, ऐसी भी फुल्ली हमारी इकोनॉमी नहीं थी। तो सेमी फ्यूडलिस्टिक इकोनॉमी थी हमारी, जिसकी वजह से जो प्रोडक्शन था हमारा वो बहुत कम हो पा रहा था, प्रोडक्टिविटी भी हमारी कम थी। प्रोडक्टिविटी का मतलब है पर हेक्टेयर आउटपुट एंड प्रोडक्शन का मतलब है टोटल आउटपुट, तो दोनों ही चीजों में हम काफी बैकवर्ड थे। नेक्स्ट इज कॉलोनियल इकोनॉमी। कॉलोनियल इकोनॉमी का मतलब है कि कॉलोनियल इकोनॉमी, मैंने आपको पहले भी बताया कि इंडियन इकोनॉमी ब्रिटिश इकोनॉमी के लिए कॉलोनी थी, जिस कॉलोनी को वो एक्सप्लॉइट करके अपने आप को या अपनी इकोनॉमी को बेनिफिट कर रहे थे। तो इंडियन इकोनॉमी ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए एक तरीके से एक्सप्लॉइटेशन करने के लिए एक एरिया बना हुआ था, जिसको एक्सप्लॉइट करके वो खुद अपनी इंडस्ट्रीज को, अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग बना रहे थे। हमारी इकोनॉमी उनके लिए सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल थी, यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाके विदाउट एनी टैक्स, और वो वहाँ पे अपनी ब्रिटिश इंडस्ट्रीज के लिए उसको यूज करते थे। वहाँ से फिनिश्ड गुड बना के हमारी कंट्री के अंदर उसे हमारे मार्केट के अंदर उन्हें लॉन्च करते थे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम उनके प्रोडक्ट्स को यूज करें और हमारी इंडस्ट्रीज का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाए। ये तो हो गए हमारे पॉइंट्स, फीचर्स थे वो। अब हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, वन बाय वन ऑल सेक्टर्स, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड इंटरनेशनल ट्रेड सेक्टर। इनको हम पढ़ेंगे कि इनके अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी या फिर इनकी क्या कंडीशन थी उस टाइम पे, इंडिपेंडेंस के टाइम पे, वो हम वन बाय वन इनको देखेंगे। तो इसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे फर्स्ट इज
लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी मीन्स, प्रोडक्शन का मतलब मैंने आपको पहले बता दिया, प्रोडक्शन का मतलब है टोटल आउटपुट, प्रोडक्टिविटी का मतलब है पर हेक्टेयर आउटपुट, कि पर हेक्टेयर लैंड के ऊपर कितना आउटपुट हो रहा है, दैट इज प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्शन मीन्स टोटल हमारा प्रोडक्शन कितना हो रहा है। तो प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों ही एक्सट्रीमली लो थी हमारी कंट्री में इंडिपेंडेंस के टाइम पे। सेकेंड इज हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। हमारी कंट्री मोस्ट ऑफ जो हमारा एग्रीकल्चर है उसके ऊपर डिपेंडेंट है, और एग्रीकल्चर उस टाइम पे हमारा टोटली डिपेंडेंट था रेनफॉल पे। अगर गुड रेनफॉल होगी तो आउटपुट ज़्यादा होगा, अगर रेनफॉल अच्छी नहीं होगी तो आउटपुट अच्छा नहीं होगा। तो कोई भी एफर्ट ब्रिटिश रूलर्स ने नहीं किए थे कि हमारे लिए कुछ ऐसे सोर्सेज निकाले जाएं इरिगेशन के जिनसे हमें हेल्प हो सके, या परमानेंट ऐसे इरिगेशन की फैसिलिटीज़ हों जिसकी वजह से हमें सफ़र ना करना पड़े, रेनफॉल पे डिपेंडेंट ना रहना पड़े। इसलिए हम काफ़ी सफ़र कर रहे थे और काफ़ी अनसर्टेन था। अच्छी रेनफॉल हो जाती थी तो फसल अच्छी हो जाती थी, अदरवाइज अगर रेनफॉल अच्छी नहीं होती थी तो हमारे पास जो आउटपुट था वो बहुत ही लेस होता था हमारे पास। थर्ड इज डोमिनेंस ऑफ सब्सटेंस फार्मिंग। सब्सटेंस फार्मिंग का डोमिनेंस था। सब्सटेंस फार्मिंग का डोमिनेंस का मतलब है, सब्सटेंस फार्मिंग क्या होती है, फार्मिंग की एक फॉर्म होती है जहाँ पे क्रॉप्स प्रोड्यूस करी जाती हैं, फैमिली की बेसिक नीड्स को कंप्लीट करने के लिए क्रॉप्स प्रोड्यूस करी जाती हैं, ना कि मार्केट में सेल करने के लिए। मींस कमर्शियल क्रॉप्स के बजाय जो नीडेड क्रॉप्स होती हैं, जो बेसिक नीड में यूजफुल होती हैं, वो क्रॉप्स उगाई जाती थी। तो यहाँ पे बहुत ही कम बचता था फार्मर्स के पास, क्योंकि प्रोडक्टिविटी कम थी, प्रोडक्शन कम था, तो लोग उतना ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर पाते थे, तो वो अपनी जो फैमिली थी उसकी नीड्स को कंप्लीट कर पाते थे। थोड़ा बहुत ही उनके पास सरप्लस बचता था जिसको वो मार्केट में बेचते थे, तो इसके वजह से काफ़ी सफ़र करना पड़ रहा था। नेक्स्ट इज गल्फ बिटवीन ऑनर्स ऑफ द सॉयल एंड टिलर्स ऑफ द सॉयल। मीन्स देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन और गैप बिटवीन ऑनर्स ऑफ सॉइल एंड टिलर्स ऑफ सॉइल। जो फार्मर्स थे और जो जमींदार थे उनके बीच में एक डिफरेंस था। जो ऑनर्स थे वो आउटपुट को शेयर करते थे, जो भी आउटपुट निकलता था, फार्मर जो भी प्रोडक्शन करते थे उस प्रोडक्शन का हिस्सा वो शेयर करते थे ऑनर्स, और जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो शेयर नहीं करते थे, वो फार्मर्स को ही बियर करना पड़ता था। जो जमींदार होते थे वो फार्मर्स को काफी हद तक एक्सप्लॉइट करते थे, उनको इनफ पैसा नहीं देते थे कि जिनसे उनका सर्वाइवल भी चल जाए और उनको अपनी नीड की चीजें भी मिल जाएं, और खुद वो काफी लग्जरियस लाइफ स्पेंड करते थे और एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत कम खर्च करते थे। जो खर्चा करना होता था, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो आता था, वो फार्मर्स को ही बियर करना पड़ता था। तो ये बहुत खराब कंडीशन थी उस टाइम। नेक्स्ट इज स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स। स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स का मतलब है कि जो लैंड होल्डिंग्स थी या फिर लैंड जो लोगों के पास थी वो बहुत ही स्मॉल पीसेस में थी, छोटे छोटे एक तरीके से टुकड़े थे जो लैंड के, जिनके ऊपर वो फार्मिंग करते थे। फ्रेगमेंटेड मीन्स एक पीस कहीं पे एक पीस कहीं पे, तो लोगों को प्रॉब्लम आती थी, मतलब उसके ऊपर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा लगता था और प्रोडक्टिविटी कम हो पाती थी, क्योंकि एफर्ट बहुत ज़्यादा लगाना पड़ता था, छोटे छोटे टुकड़े जो होते थे उनके ऊपर पूरा काम करना पड़ता था। तो ये भी एक मेजर प्रॉब्लम था। नेक्स्ट इज लैंड रेवेन्यू सिस्टम अंडर द ब्रिटिश राज। ब्रिटिश राज के टाइम पे मैंने आपको पहले ही बताया था कि लैंड रेवेन्यू का जो सिस्टम था वो जमींदार सिस्टम रखा गया था, कि जो जमींदार होते थे वो ऑनर्स कहलाते थे, फार्मर्स उस पर काम करते थे, मेजर जो खर्चा होता था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो फार्मर्स को बियर करना पड़ता था, और जो आउटपुट निकलता था वो आउटपुट जमींदार ज़्यादा शेयर लिया करते थे उसका। जमींदार जो थे वो परमानेंट ऑनर कहलाते थे और उनको एक फिक्स्ड सम पे करना पड़ता था गवर्नमेंट को लैंड रेवेन्यू के तौर पे, और वो जो फार्मर्स होते थे उनको या फिर उनकी हेल्प के लिए या प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए वो कोई एफर्ट नहीं करते थे। नेक्स्ट आता है इसमें फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज थी उनको फोर्स किया गया था कमर्शियलाइजेशन पे, मतलब कि ऐसी
क्रॉप्स, कमर्शियल क्रॉप्स उगाने के लिए फार्मर्स को फोर्स किया गया था कि क्योंकि फार्मर्स तो इसके फेवर में थे कि सब्सिडेंस क्रॉप जो सर्वाइवल के लिए चीज़ें चाहिए वो ज़्यादा उगाना पसंद करते थे, क्योंकि एटलीस्ट उनकी फैमिली का सर्वाइवल हो सके, उन्हें उनकी जो नीड की चीज़ें हैं वो उन्हें मिल जाए, एटलीस्ट फूड प्रॉपर उनको प्रोवाइड हो जाए। बट जो जमींदार थे उनको इनकम से ज़्यादा लेना देना होता था, और गवर्नमेंट थी उसने इस तरीके से रूल रेगुलेशन बना दिए थे कि मतलब वो ताकि वो कमर्शियल क्रॉप ज़्यादा उगाएं जिससे उनको बेनिफिट ज़्यादा मिल सके, जैसे कि इंडिगो हो गया, नील की खेती उनसे करवाते थे। तो जो ब्रिटिशर्स थे उनको ये हेल्प मिलती थी कि वो इंडिगो को अपनी एज अ रॉ मटेरियल वो भेज दिया करते थे ब्रिटेन, और वहाँ पे ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज उसे ब्लीचिंग और कलरिंग, डाइंग के काम में ले लिया करते थे। तो वो अपना बेनिफिट का सोचते थे, फार्मर्स का बेनिफिट नहीं सोचते थे। फार्मर्स को इससे काफी सफर करना पड़ता था, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स इसमें अराइज होती थी। तो ये हो गया हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर किस तरीके का था, क्या क्या प्रॉब्लम उस टाइम पे थी, क्या हमारी कंडीशन थी। इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो भी बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट हुआ। पहली चीज तो इसमें आती है कि हमारी जो वर्ल्ड फेमस इंडस्ट्री थी ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट की इंडस्ट्रीज, उसमें काफी प्रॉब्लम क्रिएट हुई, काफी उसको एक्सप्लॉइट किया गया। जो हमारे जो ब्रिटिश रूलर्स थे उन्होंने क्या किया है कि हमारी जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है इसके ऊपर डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसीज लगाई, जिसकी वजह से इन्होंने काफी सफर किया हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री ने। दूसरा इसके अंदर आता है हमारी जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज थी उनका भी ग्रोथ बहुत अच्छा नहीं था, बहुत ही पुअर ग्रोथ था, जिसकी वजह से हमारी कंट्री ने ज्यादा, हमारी जो इंडस्ट्रीज थी उन्होंने ज्यादा अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाई। इसमें वन बाय वन इनको देखते हैं। डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट, मतलब हमारी जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी जो कि जिसकी बहुत अच्छी रेपुटेशन थी बिकॉज ऑफ क्वालिटी, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, इनके ऊपर बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी इन इंडस्ट्रीज के लिए। पहला, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी ऑफ द स्टेट। जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने देखा कि हमारी कंट्री जो है उसके अंदर रॉ मटेरियल बहुत अच्छे से अवेलेबल है, बेस्ट सोर्स है रॉ मटेरियल का हमारा कंट्री, और हमारी कंट्री से वो बहुत सारा मटेरियल एज ए रॉ मटेरियल अपनी इंडस्ट्रीज के लिए ले जा सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ से जो भी रॉ मटेरियल था उसको बाहर एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया, और उसके ऊपर कोई भी टैक्सेस नहीं चार्ज किए। तो ब्रिटेन उन्होंने इनको एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया, और वहां से फिनिश्ड गुड कन्वर्ट करके, फिनिश्ड गुड बना के, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बना के हमारी कंट्री में इंपोर्ट करने स्टार्ट कर दिए, और इंपोर्ट के ऊपर भी कोई टैक्सेस नहीं लगाए गए। दूसरी चीज इसके अंदर क्या हुआ कि हमारे जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स थे उनके ऊपर बहुत ज्यादा टैक्सेस लगा दिए, जिसकी वजह से हमारी जो मार्केट के अंदर वो चीजें काफी महंगी हो गई, और लोगों ने उन्हें परचेज करना बंद कर दिया, और फॉरेन मार्केट में भेजने के लिए उनके ऊपर काफी हैवी टैक्सेस लगा दिए कि बाहर अगर एक्सपोर्ट होंगे तो उनके ऊपर काफी टैक्स लगा दिए, तो जिसकी वजह से बाहर भी उनकी डिमांड कम हो गई। नेक्स्ट आता है डिसअपियरेंस ऑफ प्राइंसली कोर्ट्स, मीन्स ब्रिटिश रूल से पहले नवाब, राजा या प्रिंस या बादशाहों का राज हुआ करता था डिफरेंट पार्ट्स के ऊपर, कंट्री के डिफरेंट डिफरेंट जो पार्ट थे। उसके बाद इसकी वजह से क्या हुआ कि मतलब जो हमारी इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी उसकी रेपुटेशन उन्होंने काफ़ी अच्छी उसकी वजह से बढ़ गई थी कि जो डिफरेंट डिफरेंट जो प्रिंस हुआ करते थे उन्होंने क्या किया, उनको वो चीज़ें काफ़ी वैरायटी ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स और अलग अलग उनकी जो क्वालिटी थी उन्हें काफ़ी पसंद आती थी, जिसकी वजह से अलग अलग जो रूलर्स आए थे उनके अंदर इसकी रेपुटेशन काफ़ी बढ़ गई थी। बट ब्रिटिशर्स के आने से जो हमारे ये रूल्स थे, जो नवाब, राजा या प्रिंस थे, इनका रूल रेगुलेशन खत्म हो गया था कंट्री पर से, ब्रिटिशर्स ने पूरा उसको टेक ओवर कर लिया था, जिसकी वजह से ये इंडस्ट्री काफी डिसअपियर हो गई थी। नेक्स्ट आता है कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट्स। जो मशीन मेड प्रोडक्ट्स होते हैं ब्रिटेन से जो आते थे वो बहुत ही लो कॉस्ट होते थे, बाहर से कोई टैक्स नहीं लगता था उनके ऊपर, क्योंकि ब्रिटिशर्स का मेन मोटिव ही यही था कि वो हमारे मार्केट के ऊपर पूरी तरीके से उसको ओवरकम करना चाहते थे, उसको अपने प्रोडक्ट से भर देना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया, अपने प्रोडक्ट्स को कम प्राइस पे रखा और हमारे मार्केट के अंदर उनको लॉन्च कर दिया। और जो हमारे हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट थे उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, बट मशीन मेड प्रोडक्ट जो थे
उनके आगे वो नहीं टिक पाए, क्योंकि वो काफ़ी सस्ते में हमें मिल रहे थे, जिसकी वजह से, और जो हमारे हैंडीक्राफ्ट मटेरियल थे वो महंगा पड़ रहा था बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से जो हमारे आर्टिस्ट वगैरह थे, क्राफ्टमैन वगैरह थे, उनको ये इंडस्ट्रीज काफ़ी हद तक बंद करनी पड़ी। नेक्स्ट आता है न्यू पैटर्न्स ऑफ डिमांड। डिमांड के न्यू पैटर्न मतलब कि एक तरीके से जो ब्रिटिश कल्चर है वो हमारी कंट्री के ऊपर काफ़ी छा गया था, क्योंकि वहाँ से जो प्रोडक्ट्स आने लग गए हमारे मार्केट में, तो हमारे मार्केट को पूरी तरीके से उन्होंने ओवरकम कर लिया था। लोगों की डिमांड्स थोड़ी चेंज हो गई थी, क्योंकि लोगों ने वेस्टर्न लाइफस्टाइल को अडॉप्ट कर लिया था। जो हमारे इंडियन प्रोडक्ट्स थे उनके बदले लोगों ने ब्रिटिश प्रोडक्ट्स को अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिया था, उनके कल्चर को अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिया था, जिसकी वजह से हमारी जो खुद के जो डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट थे उनकी डिमांड्स काफ़ी कम हो गई। नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज इन इंडिया। रेलवे हमारा कंट्री के अंदर इंट्रोड्यूस हो गया था ब्रिटिशर्स के टाइम पे ही। तो जो हमारे ब्रिटिश प्रोडक्ट थे हमारी कंट्री के अंदर, तो उन्होंने काफ़ी हद तक हमारे मार्केट को जो ओवरकम कर लिया था, और जो हमारे हाई कॉस्ट इंडियन प्रोडक्ट्स थे उसकी वजह से काफ़ी हद तक कम हो गए थे, वो हमारे मार्केट में कम दिखने लगे थे। और रेलवे के चलने से, उन्होंने रेलवेज इसीलिए चलाए थे ताकि उनको ट्रांसपोर्टेशन मिल जाए, जो रॉ मटेरियल इजीली वो बाहर ले जा सकें, और बाहर से जो बनने वाले प्रोडक्ट हैं वो हमारी कंट्री के अंदर वो हमारे मार्केट को ओवरकम करने के लिए ला सकें। तो इसका उन्हें काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिला, और हमारी कंट्री को एक्सप्लॉइट करने में काफ़ी हद तक कामयाब हो गए। तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने इंडियन इकोनॉमी को एक मार्केट बना लिया था, जिससे वो अपने जो इंडस्ट्रियल गुड्स के लिए रॉ मटेरियल ले लिया करते थे, और जो ब्रिटिश प्रोडक्ट थे वो हमारी कंट्री में बेचने लग गए। तो एक तरीके से उन्होंने हमारी कंट्री को एक्सप्लॉइटेशन के लिए एक कॉलोनी बना लिया, एक एरिया बना लिया, जिसकी वजह से हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री पूरी तरीके से बंद हो गई थी, पूरी तरीके से श्रिंक हो गई। नेक्स्ट आता है इसके अंदर जो मैंने दूसरा बताया था, ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। मॉडर्न इंडस्ट्रीज की ग्रोथ थी वो बहुत ही ज़्यादा निराशाजनक थी। तो हमारी कंट्री की जो 19th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में अगर देखा जाए तो हमारी जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज हैं उन्होंने थोड़ा इम्प्रूवमेंट करना स्टार्ट किया है। जो कुछ इंडस्ट्रीज थी, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स थे, जैसे कि आयरन और स्टील की जो कंपनीज हैं, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी 1907 में ये इंट्रोड्यूस हुई थी। शुगर, सीमेंट और पेपर इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश हुई। दूसरी चीज इसके अंदर स्टेट का पार्टिसिपेशन हमारे जो मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर बहुत कम था, स्टेट का या आप कह सकते हो गवर्नमेंट का जो पार्टिसिपेशन था। कुछ जो जैसे कि कुछ एरियाज ऐसे थे जो ब्रिटिश प्रोडक्ट्स ने कुछ मार्केट्स को ओवरकम कर रखा था। ऐसे कुछ एरिया जैसे रेलवे, पावर जनरेशन, पोर्ट्स का डेवलपमेंट या मींस ऑफ कम्युनिकेशन जो हैं, ये सारी चीज़ें इनके अंदर मेनली जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने अपना इसके ऊपर कंट्रोल जमा लिया था। कैपिटल गुड इंडस्ट्री हमारी कंट्री के अंदर नहीं थी। कैपिटल गुड इंडस्ट्री मतलब फिक्स्ड असेट्स के लिए हमारे पास कोई हैवी इंडस्ट्रीज नहीं थी। कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज बाहर से ही इंपोर्ट किए जाते थे। ये टोटली हम डिपेंडेंट ब्रिटिशर्स के ऊपर रहते थे। इंडिपेंडेंस के टाइम पे जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर था उसकी कुछ 4 इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स बता रखी हैं कि हमारा इतना लिमिटेड ग्रोथ और बैकवर्ड ग्रोथ किस तरीके से था। तो जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो डिस्ट्रॉय कर दी गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा। मॉडर्न इंडस्ट्रीज जो थी उनका एक्सपेंशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा था, क्योंकि रेलवेज जो हैं वो ब्रिटिशर्स ने चलाई थी, उसको वो अपने तरीके से यूज कर रहे थे, हमारा एक्सप्लॉइटेशन करने के लिए यूज कर रहे थे। हमारे इंडियन मार्केट के अंदर अपने प्रोडक्ट्स को पूरी तरीके से उन्होंने लॉन्च कर रखा था। कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज हमारी कंट्री के अंदर बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, जो हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। और जो ट्रेडिशनल हमारी इंडियन इंडस्ट्रीज थी, हैंडीक्राफ्ट वगैरह, वो भी डिस्ट्रॉय कर दी गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा। मॉडर्न इंडस्ट्रीज बहुत ही छोटे स्टेज पे थी, शुरू ही हो रही थी। तो अगेन वो हमारी इंडियन इकोनॉमी के लिए बैकवर्ड का काम कर रही थी, बैकवर्ड इकोनॉमी की तरफ ले जाने में काम कर रही थी। हम अच्छे से उसको ओवरकम नहीं कर पा रहे थे। तो ये तो हमने देखा कि किस तरीके से हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को उन्होंने ख़त्म किया था, और न्यू मॉडर्न इंडस्ट्री इसलिए नहीं ऊपर उठ पा रही थी क्योंकि वो इनिशियल स्टेज में थी, गवर्नमेंट का उतना प्रॉपर
साथ नहीं मिल पा रहा था। कुछ प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स ने हिम्मत करके कुछ इंडस्ट्रीज सेटअप की थी जो हमारे कैपिटल गुड्स या हैवी इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश नहीं हुई थी और बहुत ही इनिशियल स्टेज में थी। तो इसीलिए इसके अंदर ये सारी चीजें हमने इसमें देखी। नेक्स्ट हमारा फॉरेन ट्रेड अंडर द ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल के अंदर हमारी जो फॉरेन ट्रेड की कंडीशन थी वो किस तरीके की थी। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि इंडिया फिनिश्ड गुड का एक्सपोर्टर के रूप में जाना जाता था, जैसे कि फाइन कॉटन हो गया, सिल्क, टेक्सटाइल, आयरन गुड्स, वुडन गुड्स या आइवरी वर्क, प्रीशियस स्टोन्स, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट होती थी हमारी कंट्री से। हमारी कंट्री के अंदर ये इंडस्ट्रीज काफी अच्छी थी। बट ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उसने हमारी कंट्री को नेट एक एक्सपोर्टर के रूप की बजाय उन्होंने हमारी कंट्री से रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया और अपनी कंट्री में उनको फिनिश गुड में कन्वर्ट करके हमारी कंट्री में इंपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। और जो ये इसके अंदर डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी चलाई गई अपने बेनिफिट के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, उसकी वजह से हमारा फॉरेन ट्रेड काफी हद तक सफर हुआ। हम जो एक्सपोर्ट करते थे वो मटेरियल, जिन चीजों के लिए हमारी कंट्री एज अ गुड एक्सपोर्टर मानी जाती थी, वो काफी हद तक फिनिश हो गया। तो इसके अंदर ये देखा कि हमारी जो फॉरेन ट्रेड है इंडिपेंडेंस के टाइम पे कुछ इसमें ऑब्जर्वेशंस दे रखी हैं, कुछ चीजें बता रखी हैं कि किस तरीके से ब्रिटिश रूल के अंदर किस तरीके की कंडीशन थी। पहला आता है नेट एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स। हमारी कंट्री को कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन किया गया, हमारी कंट्री को एक जगह बना दी गई एक्सप्लॉयटेशन की। प्राइमरी प्रोडक्ट जो होते हैं, जो रॉ मटेरियल होते हैं, जैसे कि रॉ सिल्क हो गया, कॉटन हो गया, रॉ फॉर्म में ये जो चीजें होती हैं, वूल, जूट, इंडिगो, शुगर, इसके लिए एक केंद्र बना लिया गया है। यहाँ से ये एज ए रॉ मटेरियल बाहर जाते थे और वहां से फिनिश्ड गुड कन्वर्ट होकर हमारी कंट्री में, हमारी कंट्री को एक बिग इंपोर्टर बना दिया गया है कि ऐसे गुड्स को इंपोर्ट वहां से इंपोर्ट होने लग गई। और इसकी वजह से हमारी जो इकोनॉमी है वो काफी बैकवर्ड हो गई, क्योंकि हमारे पास एक्सपोर्ट हम रॉ मटेरियल करते थे जिसके ऊपर हमें अच्छा पैसा नहीं मिल पाता था जितना मिलना चाहिए था, और इंपोर्ट के ऊपर भी वो टैक्सेस नहीं लगाते थे, जिसकी वजह से हमारे मार्केट के अंदर मेनली ब्रिटिश जो गुड्स थे उन्होंने कब्जा कर लिया था। नेक्स्ट आता है मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड। हमारे जो ब्रिटिश रूल के टाइम पे हमारी जो कंट्री थी उसके अंदर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर आ गए थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट का मोनोपोली कंट्रोल था, सिंगल कंट्रोल था। 50% हमारी जो इंडियन फॉरेन ट्रेड का था वो ग्रेट ब्रिटेन की तरफ, हमारा जो टोटल फॉरेन ट्रेड था वो ब्रिटेन और हमारे बीच में ही होता था। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की जो प्रोसेस थी, एक्सपोर्ट होता था हमारा रॉ मटेरियल और इंपोर्ट होता था वहां से फिनिश्ड गुड। तो 50% के अराउंड तो सारा टोटल फॉरेन ट्रेड ब्रिटेन के साथ ही हमारा होता था। नेक्स्ट इसमें सरप्लस ट्रेड बट ओनली टू बेनिफिट द ब्रिटिश। जो हमारा जो ट्रेड होता था, जो हमारे एक्सपोर्ट्स होते थे, अगर हमारे एक्सपोर्ट एक्सीड होते थे इंपोर्ट से, तो इसका मतलब है कि जो भी सरप्लस हमारा बचता था, सीधी सी बात ये है कि अगर हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा है इंपोर्ट से, तो जो सरप्लस बचता था वो सारा सरप्लस उनके ही बेनिफिट में लगता था, या ब्रिटिशर्स ही उसको ले लिया करते थे। जो भी हमारी कंट्री की ग्रोथ या डेवलपमेंट के लिए नहीं हम उसको यूज कर पाते थे, बजाय कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसको अपने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के रूप में यूज करती थी, या वार के लिए जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट वार लड़ती थी उसके लिए जो एक्सपेंसेस चाहिए होते थे, उन्हें जो युद्ध करती थी उसके लिए जो एक्सपेंसेस चाहिए होते थे, वो उसको उसमें से ओवरकम करते थे, जो सरप्लस अमाउंट होता था उसमें से। ये सारे जो एक्सपेंसेस थे वो हमारी इंडियन इकोनॉमी का जो डेवलपमेंट का पैसा होता था, या जो सरप्लस पैसा होता था जो हमारी ग्रोथ के लिए लगाया जा सकता था, उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट खुद पे लगाती थी अपने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस पे और वार के ऊपर होने वाले एक्सपेंसेस पे। डेमोग्राफिक प्रोफाइल ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल के टाइम पे हमारी डेमोग्राफिक कंडीशन कैसी थी, जो हमारे लोग, जनता जो है वो कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, या फिर उनकी कंडीशन कैसी थी, वो हम इसमें देखेंगे। पहला आता है इसमें बर्थ रेट एंड डेथ रेट। बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही बढ़ रहे थे, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहे थे, जो पॉवर्टी की तरफ हमें धकेल रहा था। नेक्स्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट
जो डेथ रेट होती है 1 ईयर और बिलो 1 ईयर के जो बच्चे होते हैं उनकी डेथ रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही थी, जो कि एक साइन था कि हमारी जो कंट्री के अंदर हेल्थ केयर सिस्टम है वो बहुत पुअर था। नेक्स्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब एक पर्सन की एवरेज लाइफ की कितने ईयर्स वो जिए, तो एवरेज लाइफ उस टाइम पे 32 ईयर्स थी, जो कि प्रेजेंटली 68 ईयर्स है। लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब है कि अगेन हमारे हेल्थ केयर फैसिलिटीज अच्छी नहीं थी, लोगों के अंदर अवेयरनेस प्रॉपर नहीं थी। नेक्स्ट आता है लिटरेसी रेट। हमारी कंट्री की लिटरेसी रेट भी बहुत कम थी। लिटरेसी रेट का मतलब यही है कि लोग जो पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, तो लिटरेसी रेट बहुत कम थी, अराउंड 16% थी, जो कि एक सिंबल था हमारी कंट्री के सोशल बैकवर्डनेस का एज वेल एज इकोनॉमिक बैकवर्डनेस का, कि लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे एजुकेशन, प्लस लोगों में अवेयरनेस नहीं थी इस चीज़ की कि एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ हमारे जो फीमेल जो देखी जाए, इसके अंदर फीमेल लिटरेसी रेट देखी जाए वो 7% ही थी, जिसका मतलब है कि हमारी सोसाइटी के अंदर जेंडर बायस था, मतलब वुमेन्स की कंडीशन बहुत ज़्यादा वर्स थी, उनको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता था या फिर उनको अच्छे से अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाती थी। अगेन इसके अंदर मतलब एक भेदभाव था बिटवीन मेल एंड फीमेल। जो ट्रांजिशन आए, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मेनली आए थे 1921 की ईयर में। इस ईयर को कहा जाता है ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, मतलब कि इस ईयर के अंदर हमारी कंट्री के अंदर डेमोग्राफिक ट्रांजिशन आए थे, बहुत कंडीशन थोड़ी सुधरी थी पहले के बजाय, पॉपुलेशन जो ग्रोथ थी वो रेगुलराइज हुई, कंसिस्टेंट हुई, स्टेबल हुई इस ईयर के अंदर। फ्लक्चुएशन जो कि एक सेंसस में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, एक सेंसस में बहुत कम हो रही है, ऐसा नहीं रहा, एक कंसिस्टेंट राइज होने लगा हमारी पॉपुलेशन के अंदर। लेकिन धीरे धीरे ये जो पॉपुलेशन के अंदर राइज था ये बिल्कुल भी डिक्लाइन नहीं हुआ, ये बढ़ता गया, जिसकी वजह से हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जिसके अंदर हमारा जो मेंटेनेंस का जो खर्चा या मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट किया जाने लगा वो कम पड़ने लग गया। हमारे पास उतना ज़्यादा पैसा नहीं था, मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट बहुत हाई चाहिए होता था, और इसकी वजह से क्या हुआ कि हमारी जो कंडीशन है इतनी खराब हो गई कि पॉपुलेशन हमारे लिए बहुत ही एक बड़ी प्रॉब्लम बन गई, और राइज इन पॉपुलेशन एक हमारे लिए एक इविल की तरीके से हो गया कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई, सीरियस हमारे लिए एक चैलेंज हो गया कि हमें इसको कंट्रोल करना है, जो अभी तक हम उसे कंट्रोल नहीं कर पाए हैं। अभी तक हमारी पॉपुलेशन हमारे लिए एक मेजर प्रॉब्लम बन गई है। नेक्स्ट आता है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब है कि हमारी जो वर्किंग पॉपुलेशन है उसका डिस्ट्रीब्यूशन। वर्किंग पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कहने का मतलब है कि हमारे जो काम करने वाले लोग हैं, जो वर्किंग हमारी जो फोर्स है, वो डिफरेंट 3 जो सेक्टर्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी, इन तीनों के अंदर उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा था। तो पहले इसके अंदर आता है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर प्रिंसिपल सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन। इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारी जो वर्किंग पॉपुलेशन है उसका 72.7% एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व था। जो पॉपुलेशन एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट थी वो बहुत ज़्यादा थी, बहुत सारे लोग उसके अंदर पॉपुलेशन के ऊपर ही रिलाय कर रहे थे, जो कि बाकी के कंट्रीज को अगर देखा जाए तो बाकी के कंट्रीज उतने ज़्यादा रिलाय एग्रीकल्चर के ऊपर नहीं करते थे। जैसे कि इंग्लैंड में अगर देखा जाए, अमेरिका में देखा जाए तो ये सिर्फ 2% है, जापान में 12% एट दैट टाइम, और जर्मनी में ओनली 4% जो पॉपुलेशन थी वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थी। इसका मतलब है कि हमारी कंट्री इंडिपेंडेंस के टाइम पे काफ़ी बैकवर्ड थी, काफ़ी बैकवर्डनेस इससे शो होती है। दूसरा आता है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री एंड इनसिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन। ऐसा सोर्स था इंडिपेंडेंस के टाइम पे barely 9% जो वर्किंग पॉपुलेशन थी वो इंडस्ट्रीज के अंदर इन्वॉल्व थी। इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज और माइनिंग इंडस्ट्रीज के अंदर ज़्यादा इन्वॉल्व था। जो बाकी के कंट्रीज, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं जिसके अंदर बहुत अच्छी परसेंटेज इंडस्ट्री जो वर्क है या इंडस्ट्रियल जो ऑक्यूपेशन है इसके अंदर इन्वॉल्व थे, हमारी कंट्री की ओनली 9% वर्किंग पॉपुलेशन इन्वॉल्व थी, जो कि बहुत कम थी। नेक्स्ट अनबैलेंस्ड ग्रोथ। जो हमारी ग्रोथ थी वो बहुत अनबैलेंस्ड थी, मतलब हमारी सेक्टर के जो हमारे जो सेक्टर थे तीनों वो डेवलप्ड नहीं थे, बैलेंस्ड नहीं थे।
जो हमारे इंडिया जो सेकेंडरी और टेरिटरी सेक्टर अगर देखी जाए तो इन दोनों ही सेक्टर्स के अंदर बहुत ही नॉमिनल, बहुत ही कम कर पा रहा था, इन्फेंट स्टेज पे था, इनिशियल स्टेज पे था, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी कंट्री एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट थी, और एग्रीकल्चर से भी हमारा जो आउटपुट था वो अच्छा नहीं हो पा रहा था, जितना होना चाहिए उतना हमें इनकम नहीं दे पा रहा था। तो ये हुआ हमारे जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर हुआ वो। इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ डिपेंडेंस, दैट मीन्स इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था इंडिपेंडेंस के टाइम पे। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर दो मेन एलिमेंट्स आते हैं, वन इज इकोनॉमिक चेंज एंड सेकंड इज सोशल चेंज। इकोनॉमिक चेंजेस लाइक ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, पावर एंड एनर्जी, and second is social change means growth of education, health and housing facility, जो हमारी कंट्री की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए फाउंडेशन के रूप में काम करती है, बहुत ही मेन एलिमेंट होते हैं हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। जो हमारा इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर था इंडिपेंडेंस के टाइम पे, उसको ऑब्जर्व किया गया, उससे कुछ चीज़ें फाइंड आउट हुई, जिससे कुछ पता चला कि हाँ हमारी कंट्री के अंदर चेंजेस आए थे, अच्छे चेंजेस आए थे, हमारी इकोनॉमी काफ़ी सुधरी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के रूल के अंडर। बट ब्रिटिशर्स ने उसे इम्प्रूव अपने लिए किया था, खुद की इकोनॉमी को की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए किया था, ना कि हमारे कंट्री की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए किया था। हमारी कंट्री उल्टा से काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉइट हुई थी। जैसे कि रेलवेज हैं, रेलवेज को डेवलप किया गया। रेलवेज को डेवलप करने के पीछे ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो मेन मोटिव था वो ये था कि फिनिश्ड गुड ब्रिटेन से जो थे लाए जाते थे, वो हमारे कंट्री के अंदर हमारे मार्केट को एक्सप्लॉइट करने के लिए, हमारे मार्केट को ओवरकम करने के लिए, और यहाँ से हमारा जो कंट्री है, हमारी कंट्री से रॉ मटेरियल को बाहर ले जाया जाता था। पोर्ट्स डेवलप किए गए थे, पोर्ट डेवलप किए गए थे ताकि हमारी कंट्री से रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट किया जा सके और बाहर से इंपोर्ट किया जा सके फिनिश्ड गुड्स को। और जो टेलीग्राफ वगैरह हैं या पोस्ट हैं, वो सारी चीज़ें डेवलप की गई ताकि उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी इंक्रीज हो सके, उनको जो भी उनके एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी चीज़ें उनको सेंड करनी हो, पोस्ट करनी हो, उनके टेलीग्राम्स वगैरह या फिर लेटर्स वगैरह जो थे, वो इम्पोर्टेंट पेपर्स वो लोग इजीली बाहर भेज सकें या वहाँ से आ सकें। दूसरा जो रोड फैसिलिटी है वो डेवलप की गई ताकि अगेन जो रॉ मटेरियल वगैरह है वो बाहर ले जाया जा सके और बाहर से फिनिश्ड गुड को लाया जा सके। मतलब अपने बेनिफिट के लिए उन्होंने हमारी इकोनॉमी को यूज किया था। हमारी इकोनॉमी के अंदर जो डेवलपमेंट भी किए थे, नो डाउट इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट आए थे, बट जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने इनके पीछे उनका मोटिव यही था कि वो खुद अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कर सकें, उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट कर सकें। Was there any positive impact on of the British rule in India? कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट भी ब्रिटिश रूल का हमारे इंडिया में रहा था या नहीं रहा था, वो अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं। यस, कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारे कंट्री के ऊपर ब्रिटिश रूल का रह गया, बट वो जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो ब्रिटिश रूलर्स ने अब हमारे वेलफेयर के लिए या फिर हमारे लिए वो बेनिफिट के लिए नहीं किया था, बल्कि उनका मेन जो मोटिव था, मेन जो फोकस था उनका, वो क्लियर था कि उन्हें हमारी कंट्री का एक्सप्लॉयटेशन करना है या हमारी कंट्री से उनको जो चीज़ें मिल सकती हैं वो लेनी है, और हमारी कंट्री से के डेवलपमेंट के लिए उन्होंने कुछ नहीं सोचा। बट कुछ चीज़ें, कुछ इफेक्ट्स अच्छे पॉजिटिव भी पड़े हमारी इकोनॉमी के ऊपर। वो कुछ जो इफेक्ट्स हैं वो यहाँ पे हम देखने वाले हैं। फर्स्ट आता है इसमें कमर्शियल आउटलुक ऑफ द फार्मर। कमर्शियलाइजेशन किया गया एग्रीकल्चर का। जो ब्रिटिश रूलर थे उन्होंने जो मार्केट के अनसर्टेनिटीज हैं उनको देखा, उन्होंने ये देखा कि कौन सी चीज़ अगर हम सेल आउट करेंगे या कौन सी चीज़ की डिमांड ज़्यादा है, कौन सी जो क्रॉप है वो हमें अर्निंग ज़्यादा दिला सकती है। तो फार्मर्स के अंदर भी ये एक आउटलुक आ गया, वो भी ये देखने लगे कि मार्केट प्राइस वगैरह देखने लगे कि कौन सी चीज़ हम प्रोड्यूस करेंगे तो उससे हमारे लिए क्या बेनिफिट्स होंगे। नेक्स्ट इज न्यू अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। रेलवेज, रोडवेज, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज इंक्रीज करी, इनकी वजह से हमारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज थोड़ी ओपन अप हुई, हमें थोड़ा पता चला, हमारे कॉन्टेक्ट बाहर अलग अलग एरिया से हम कनेक्ट हुए जिनसे हम पहले कनेक्टेड नहीं थे, तो ये भी एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ा। कंट्रोल ऑफ फेमाइंस, फेमाइन का के ऊपर कंट्रोल काफ़ी हद तक किया गया, जैसे कि जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ थी वो इंक्रीज की गई, जिसकी वजह से जो
फेमाइन है, जो मतलब जहाँ पे अकाल पड़ गया है, ऐसे एरियाज के अंदर फूड ग्रेन्स को पहुंचाया जाने लगा, मतलब वहाँ पे एक तरीके से ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी प्रॉपर थी, तो ऐसे एरियाज को इजीली हम कवर कर सकते थे या उनको फैसिलिटेट करवा सकते थे। नेक्स्ट इज मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। पहले जो हमारा बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज अडॉप्ट किया जाता था उसको कन्वर्ट किया गया, मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज लाया गया। एक तरीके से एक कॉमन मीडियम अडॉप्ट किया गया लोगों के द्वारा, कोई भी चीज़ को परचेज या सेल करने के लिए उन्होंने एक तरीके से करेंसी लॉन्च करी, तो वो भी हमारे लिए एक अच्छा बेनिफिशियल रहा। नेक्स्ट, एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर क्या था कि एडमिनिस्ट्रेशन उनका काफ़ी इफिशिएंट था, और वो चीज़ हमें पहले से ही उनसे हमें ये चीज़ इजीली हमने वहाँ से अडॉप्ट कर ली, और हमारे जो लोग हैं उनको या फिर हमारे जो पॉलिटिशियंस या प्लानर्स हैं उनको इससे काफ़ी हेल्प मिली। तो ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 1, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का हमने पहला चैप्टर किया कि हमारी कंट्री या हमारी इंडियन इकोनॉमी का क्या कंडीशन थी इंडिपेंडेंस के टाइम पे, हमारी इंडियन इकोनॉमी कैसी थी। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। इफ़ यू रियली लाइक इट, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।